स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन बताइएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। जल्दी से बताना है आपको कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय, यानी क्या हो गया, निम्नलिखित में से एक ऑप्शन आपका यहां गलत है। क्वेश्चन को समझना है, कह रहा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हर एक बात को समझाता है सिवाय एक, यानी एक्सेप्ट दिस वन। इसमें से कोई एक आपका आंसर है, तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। और एस्टेट की कक्षाएं जो सुबह 10 बजे होती है आज अभी हो रहा है, तो हम कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए अभी हम आपके साथ लाइव शेयर कर रहे हैं। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी भाग ले लीजिए अभी के बेहतरीन क्लास में। बताइएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस इज ए स्पेसिफिक शॉर्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन। क्या बुद्धि प्रक्रम एक संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है? बहुबुद्धि एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए करता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। तो आकलन की बात तो यहां होगी नहीं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताना है। देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको उलझन हो रहा होगा। देखिएगा, बहुबुद्धि का प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय नहीं है। ये बातें आपको यहां से नोट करने वाला है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब आप अपने अलग अलग आयाम को, अलग अलग बुद्धि का उपयोग करते हैं किसी एक समस्या को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या हो गया कि बहुबुद्धि है मतलब आप इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहे हैं, अपने बृहत तरीके से कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक विशिष्ट समुच्चय है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह तो बृहत है, व्यापक है, इसको एक सेट बना देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेट ऑफ प्रोसेसिंग नहीं है, यह बातें ध्यान में रखना है। यह बिल्कुल डेफिनेशन से आया हुआ है, इसीलिए आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक सेट ऑफ समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान करने के लिए, तो एक विशिष्ट समुच्चय नहीं है बल्कि यह बहुबुद्धि है जिसको हम लोग अपने अनुसार इसको यूटिलाइज करते हैं किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो आप बताइएगा कि क्या ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब आपको लग रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जरूर सोचना चाहिए। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करने के लिए बहुबुद्धि सिद्धांत क्या जरूरी है, तो बिल्कुल यही आपका सटीक और सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करते हैं। जैसे ही आपका बुद्धि लब्धि के आकलन से अगर आपको कोई प्रश्न पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आप इसे ध्यान में रखिएगा, मेंटल एज, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मानसिक आयु। यानी मेंटल एज यानी मानसिक आयु का ही फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग IQ इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, यानी हमारा ये जो हमारा एज है 16, यही हमारा 16 वर्ष का जो बच्चा है, यानी रियल आयु को ध्यान रखना है। रियल एज जो होता है उसी के लिए यूज होता है ये टर्म, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। तो बस IQ से उसके एज को मल्टीप्लाई करके 100 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा मेंटल एज आ जाएगा। नहीं कहते हैं कि 10 वर्ष का बच्चा, इसका एज लगता नहीं है 10 वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये इंटर के मैथ्स को सॉल्व कर रहा है, हमें लगता है ये तो 25 साल का बच्चा है। हमारा छोटा सा बालक या बालिकाएं होती है, वो बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसा लगता है कि वो अभी मैच्योर हो गया है, यानी उसका एज उसके मेंटल एज से क्या है, अलग है। बिल्कुल ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको यहां पर दिया गया है क्या, सोचने वाली बात है कि आपको दिया गया है 16 वर्षीय बच्चा, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल एज कहेंगे, यह 16 है, और वो बुद्धि लब्धि का परीक्षण में 75 अंक लाता है, यानी ये IQ है जिसका 75 है। तो ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला पे यहां पर पुट करना है। दैट मींस आपको मानसिक आयु यानी मेंटल एज अगर आपसे पूछा जाएगा तो IQ दैट मींस 75 है हमारा, और इंटू 16/100 ऑलवेज, तो ये 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, ये 4 4 जा और ये 25 4 जा, ये हमारा 3 से कट गया,
4 3 जा 12 इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछेगा आपसे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 12 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि सीखने संबंधी योग्यताएं, याद रखना है लर्निंग क्या कर रहा है, सीखने संबंधी योग्यताएं नहीं है, ध्यान रखना है यह निर्योग्यताएं हैं, यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात हो रही है। अगर हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें तो जनरली फाउंड, यानी सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कहां पर आप देखते हैं, बताइएगा इसका क्या होगा सही जवाब। जल्दी जल्दी आपको कमेंट करना है क्या होगा इसका सही जवाब। ध्यान रखना है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में ये पाए जाते हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बोलिएगा। 2 नंबर का आपको जल्दी से जवाब देना है, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बोलिएगा। ये हमारा 2 नंबर, ये सॉरी फॉर दैट, ये 3 नंबर हमारा है। 3 नंबर का जवाब आपको देना है। 3 का बी आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। उन बच्चों में आपको सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी इन चिल्ड्रेन हुज बायोलॉजिकल पेरेंट हैव सिमिलर इशू। अगर किसी के माता पिता में ये डिसेबिलिटी देखी जाए तो उसके बच्चों में भी, उसके संतानों में भी यही कमियां दिखेगा जिसे हम लोग निर्योग्यता कहेंगे सीखने से संबंधित। तो आपका बिल्कुल बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आप देख लीजिए कि ऑप्शन को किस हिसाब से अरेंज किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबरिंग थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, इसे 3 नंबर ही आप समझ ले क्योंकि आगे हमारा इसी हिसाब से कंटिन्यू है, इसीलिए इसे 3 नंबर ही कह दीजिए। एक सशक्त विद्यालय, ध्यान रखना है एक सशक्त विद्यालय की बात अगर हम करेंगे, एक हम लोग सशक्त विद्यालय की बात करें, अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगर आप एक सशक्त विद्यालय की बात करें जिसे हम लोग कहेंगे ए स्ट्रॉन्ग स्कूल, उसमें प्रमोट करेंगे हम लोग शिक्षक के अंतर्गत, वो क्या गुण आप देखना पसंद करेंगे, जल्दी से बताइएगा। वह कौन सा गुण आप देखना पसंद करेंगे, बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, क्या होगा इसका सही जवाब। क्या वह परीक्षण करने की प्रवृत्ति होगी, क्या प्रयोग करने की प्रवृत्ति होगी, अनुशासित स्वभाव होगा, या ए एंड बी बोथ होगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। कोई तुक्का ना लगाएं, आपसे निवेदन करेंगे कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझदारी से इस क्लास को अटेंड करें क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का लेवल आपको मामूली नहीं दिखेगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जल्दी से इसे एक बार शेयर भी कर दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, जल्दी से शेयर कीजिएगा और बताना है आपको कि सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण देखना पसंद करेगा। याद रखना है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू टेस्ट, प्रयोग करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, ए एंड बी बोथ। तो आपको ध्यान में रखना है आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर इज द राइट आंसर। आप हमारे चंगुल में फंस जाते हैं, हमें इस बात की बहुत ही चिंता होती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा। आप सोच के देखिए, टेंडेंसी टू टेस्ट, टेस्ट लेने की प्रवृत्ति नहीं, एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। शिक्षकों में टेस्ट लेने की प्रवृत्ति, हर बात पे टेस्ट, पढ़ाने का मन नहीं है टेस्ट, क्या यही चलेगा, नहीं। याद रखना है टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, यानी उनको प्रयोगात्मक विधि अपनाना चाहिए। इसीलिए आपका आंसर ए नंबर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बी नंबर होगा। अगर आप लोग अनुशासित स्वभाव की बात करें तो सशक्त विद्यालय में शिक्षकों के लिए है ना, शिक्षकों में अगर अनुशासित स्वभाव देखेंगे तो याद रखिएगा सर्वांगीण विकास का यह भी बातें सही है, लेकिन अगर सबसे श्रेष्ठ उत्तर की बात करें तो प्रयोग करने की प्रवृत्ति शिक्षक में सबसे ज्यादा अच्छा होता है बढ़ावा देना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। किशोर की का अनुभव कर सकते हैं, किशोर किस चीज का अनुभव कर सकते हैं, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस, क्या वो आत्म सिद्धि का भाव, फीलिंग्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव, फीलिंग्स ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार यानी एनेक्सिटी एंड सेल्फ कंसर्न, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा गुण उभर कर आएगा, बताइएगा। 4 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब आपको देना है।
4 नंबर का आपको जल्दी से जवाब देना है, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइएगा जल्दी से। एकदम सोच समझ के जवाब देना है। हो सकता है कि आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर पर गलत हो जाए, इसीलिए सावधानी हटी तो ठाकुर गयो। इसीलिए ठाकुर को कैसे बचाएंगे, आप जल्दी से इस पे दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इसमें राज सर का चाल भी है, ध्यान रखना है। इसका जो जवाब दे दिए उनको पक्का 21 तोप की सलामी देंगे, और गलत करने वाले को तो जान ही रहे हैं, हम 21 तोप मारते हैं। क्या होगा सही जवाब, क्लिक कीजिए उस पर, 6 पे क्लिक कीजिए, डे 6 लिखा है ना, हाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। बताइएगा, किशोर का अनुभव, आत्म सिद्धि का भाव, 4 का ए होगा, ठीक है, 4 का ए होगा, 4 का सी भी आ रहा है, 4 का डी भी आ रहा है। किशोर इतना अच्छा नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। किशोर इतना शरीफ कब से आ गया कि बचपन में किए हुए अपराधों के प्रति उसमें डर का भाव होगा। वो तो बोलेगा बच्चा में मारते थे ना पापा, अभी बताते हैं हम, तो किशोरावस्था में आंधी तूफान मचाएगा, इसीलिए ये गलत हो गया। आत्मसिद्धि का भाव, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बिल्कुल गलत। जीवन के बारे में परितृप्ति यानी लाइफ सेटिस्फेक्शन आपको किशोरावस्था में नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना है। किशोरावस्था में दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार, एनेक्सिटी यानी सबसे ज्यादा उसको चिंता रहता है इस बात का, और सेल्फ कंसर्न, आत्ममुग्ध रहता है, दिन भर में 4 बार आईना देखेगा, एकदम क्या एक तो फुसरी अगर हो गया उसको खोटते खोटते भौकन्नर बना लेगा, लेकिन याद रखेगा वो अपना थोबड़ा देखना भूलेगा नहीं, याद रखना है। यही है हमारा किशोरावस्था, जहां पर दुश्चिंता यानी चिंतित होते हैं हम लोग अपने हर एक हरकतों से, लेकिन याद रखना है उसमें हम लोग सेल्फ कंसर्न हो जाते हैं, स्वयं के लिए सरोकार जिंदगी जीना चाहते हैं, और याद रखेगा इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, शरीर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में सामान्यतः कौन सा होगा, बताइएगा जल्दी से बोलिएगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या कहेंगे, यहां पर दिया गया है, बताइएगा क्या होगा सही जवाब। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे यानी फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन यूजुअली हैव, उसमें क्या रहेगा बताना है आपको। जल्दी जल्दी कमेंट करना है। दंगा हो गया होगा इस आंसर से, इस आंसर से तो अच्छे अच्छों का दिल टूट गया होगा। हम चाहते हैं कि आपका दिल सही सलामत रहे, लेकिन आपका ए नंबर ही सही जवाब है। थोड़ा फास्ट करें, बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, चलिएगा। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, देखिए यहां पर शारीरिक रूप से है, अगर आप सोच के देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की अगर बात करें तो वह डिस्ग्राफिया यानी वो लिख नहीं पा रहा है, हाथ पैर उसका अच्छा है, शरीर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है। जब वो लिखना चाहता है तो वो इस तरह से लिखता है, याद रखिएगा, वो चो को इस तरह से लिखता है, यानी लिखने में उसको परेशानी हो रहा है, जबकि उसका शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं है। यहां शारीरिक रूप से उसको दिक्कत वाले बच्चों के लिए बात करें तो डिस्ग्राफिया, उसी तरह से डिस्थिसिमिया, और ये जो है ना, यह भी निश्चित तौर पे मेंटल से संबंधित है, यह आपका मस्तिष्क से संबंधित है। लेकिन यह डिसलेक्सिया जो है ना, याद रखेगा, इसमें शरीर के छोटे छोटे अंग, हम आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं, यह डिसलेक्सिया जो है ना, सॉरी फॉर दैट, क्या इस जल्दी से बोलिएगा, हम जो ये कहना चाह रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है ना, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया नहीं होगा ये बोलने में, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा आंसर होगा डिसग्राफिया यानी लिखने में परेशानी। सिर्फ और सिर्फ हमारा बी नंबर आंसर होगा। लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, लिखने के लिए शारीरिक रूप से आपको शारीरिक रूप से एकदम सही होना चाहिए, आपका फिजिकली सब कुछ हाथ अच्छा होना चाहिए, तो ही आप लिख पाएंगे। डिसलेक्सिया जो है, हाथ पैर सही होने के कारण भी आप बोल नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखना है, ऊपर से आपका फिजिकली आप फिट लगेंगे लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे,
उसी तरह से डिस्थीमिया भी हमारा मानसिक रूप से यह विकृति है, शारीरिक रूप से विकृति को कहेंगे डिस्ग्राफिया, और आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ हम इसमें टिक कर दिए थे, इसीलिए हम उसमें फंस गए। याद रखना आपको, डिस्ग्राफिया जो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे वो डिस्ग्राफिया से था, शारीरिक रूप से अगर आप अक्षम बच्चों की बात करें तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कई बार बता चुके हैं। आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करें, आंशिक पुनर्बलन यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही जवाब होगा? बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए, आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, बिल्कुल गलत जवाब। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल बी नंबर आपका सही जवाब है। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि देखिए, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, किसी को बार बार आप फोर्स करेंगे उससे बढ़िया है कि आप उसको बीच बीच में उसको टोकिए। हमेशा अगर किसी बच्चे को आप टोकेंगे तो वह चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन ही अधिक प्रभावी है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? बताइएगा, जल्दी से बताना है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें निहितार्थ यानी सटीक है? बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। कम नहीं, अधिक बातें सही होगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से, बिल्कुल गलत बात। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ पे ना करना बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए नोट लगा हुआ है, इसीलिए गलत जवाब हो जाएगा। आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम लोग सहयोगात्मक रूप से किसी समस्या को समाधान करेंगे तो वाइगोत्स्की ने यही सिद्धांत दिया है लर्निंग के लिए, बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसे जरूर सोचिएगा। क्या होगा इसका जवाब? कह रहा है कि मनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। देखिए राधिका है, ध्यान रखिएगा, फीमेल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से प्रश्न पूछ देता है। इसका मतलब यह हमारा मेल है से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, वह अपने प्रश्न के शब्दों में बदलती है, प्रश्न को वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यानी टीचर की यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। 1 नंबर का आपको जवाब देना है। क्या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका को, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है? तो यही वो कर रही है, बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़की से प्रश्न पूछा और वो नहीं बता पाई, पूछी तो याद रखना है वो मोहन यानी लड़कों से प्रश्न पूछती है, और मोहन जब उत्तर बताने में संघर्ष कर रही है तो याद रखेगा प्रश्न के शब्दों को बदलकर लड़के का सपोर्ट करना, रूढ़िवादी मान्यता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल मोनिका दीदी गलत कर रही हैं आप। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है? सीखने के लिए, अब इसका जवाब अगर आप नहीं दिए तो हमने आपको थ्योरी कराया है, याद रखिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। सर इसी क्लास में एक भी क्यों नहीं बना रहा? इस क्लास में एक भी क्यों नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, बन रहा? हाँ, ये प्रीवियस ईयर का थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है। बताइएगा, सीखने के लिए आकलन की बात अगर करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? सिवाय यानी एक को छोड़कर ये सभी असेसमेंट फॉर लर्निंग को सपोर्ट करेगा। तो निम्नलिखित में से कौन है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा? बताइएगा आपका क्या सही जवाब हो जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको हम बता चुके हैं यह क्या है, तो ध्यान रखना है ऐसा आकलन जिसको हम लोग सुधार करें, बीच बीच में पूछे जाने वाले प्रश्न। विद्यार्थियों के त्रुटि को देखेंगे तो याद रखना है उसका सुधार तुरंत कर देंगे, यह भी होगा। विद्यार्थियों की अधिगम शैली यानी स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, विद्यार्थियों की क्षमताएं और विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बोलिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए सीखने के लिए आकलन की बात अगर हम करें तो याद रखना है ये सभी बातें बिल्कुल उसी के संबंधित है। विद्यार्थियों की त्रुटियां, जो गलती क्या बीच में पूछिए और उसको बता दीजिए। विद्यार्थियों के अधिगम शैलियों पर भी यह फोकस करता है। विद्यार्थियों के क्षमता को हम लोग जांचते हैं, लेकिन याद रखिएगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, स्टूडेंट्स नीड को यहां पर
फुलफिल नहीं करेगा। ध्यान रखना, यहाँ टीचर अपने लिए यह असेसमेंट कर रहा है पढ़ाने के लिए, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एकदम टफेस्ट क्वेश्चन है, आपको ये बातें ध्यान रखना है। सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होगी सिवाय, देखिए कौन सी बातें छोड़कर हम लोग सफल समावेशन की बात करेंगे, सक्सेसफुल इंक्लूजन की बात करें तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक बातों को छोड़ दीजिए। क्या जरूरी है? क्या आप अभिभावकों की भागीदारी चाहते हैं? अगर आप सफल समावेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही बात है। आप क्षमताओं का संवर्धन करेंगे, कैपेसिटी का बिल्डिंग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। संवेदनशील बनना, आपके पास सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप याद रखिएगा सफल समावेशन चाहते हैं तो किसी को अलग करके मत पढ़ाइए, यही से बनता है समावेशन। यानी आपको ध्यान रखना है समावेशन यही होता है कि हम सभी को एक साथ कर पढ़ाएंगे, एक साथ सभी को पढ़ाएंगे, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है या फिर आपको नॉर्मल चाइल्ड है, दोनों को एक साथ करेंगे। यहां तो कह रहा है कि पृथक कर दीजिए, तो यहां यही गलत है। जहां पर सफल समावेशन की बात होगी आप में डी नंबर गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? जल्दी से बोलिएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल की अगर हम बात करें तो कौन सा आपका सही जवाब है? ध्यान रखना है सूक्ष्म गतिक कौशल में आपको याद रखना है अपने हाथों का यूज करना होता है, यानी आप अपने छोटे छोटे शारीरिक याद रखना है अंगों का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, क्या दौड़ने में, कूदकने में, चढ़ने में, इसमें आपका बड़का बड़का हाथी जैसा पैर का काम होता है। याद रखना है लिखने में छोटे छोटे अंगुली का काम। तो याद रखना है आपको सूक्ष्म गतिक कौशल की बात हो तो छोटे छोटे गैया, छोटी छोटी बात बिल्कुल आपको याद रख लेना है। लिखना यानी राइटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को याद रखना है क्या करना चाह रही है, उसे इंट्रिंसिकली मोटिवेट करना चाहती है, यानी आंतरिक रूप से उसे उत्प्रेरित करना चाहती है। तो उनका कौन सा व्यवहार उसको सपोर्ट करेगा? क्या व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने के लिए उनका मदद करेगी? साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर हम करेंगे, जैसे कि टॉफी दे देंगे किसी को, उसे उसमें चिंता और डर पैदा करेंगे, प्रतियोगिताओं का परीक्षण करेंगे, तो बिल्कुल गलत जवाब। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान में रखना है। बच्चों में द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरर मेड बाय चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा? स्वयं बच्चों द्वारा ही त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। यदि शिक्षक सभी त्रुटियां नहीं सुधार सकते हैं, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना है स्वयं जो है बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, बिल्कुल गलत जवाब है। बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, बताइएगा क्या होगा सही जवाब? प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी गिफ्टेड स्टूडेंट क्या करेगा? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाएगा। देखिए प्रतिभाशाली बच्चा अपनी आवश्यकताओं को तो कह देगा, यहां नहीं दिया, गलत बात है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर रहेगा, शिक्षकों से स्वतंत्र रहेगा, स्वभाव में अंतर्मुखी नहीं, इंट्रोवर्ट तो वो रहेंगे नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना है। शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं रहेंगे प्रतिभाशाली बच्चे, शिक्षकों से बार बार हेल्प लेंगे, अपने निर्णय पर आत्मनिर्भर होंगे, बिल्कुल आर सेल्फ रिलिएंट इन देयर डिसीजन। बी नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी के पोर्टफोलियो, देखिए हमने थ्योरी में आपको कल ही बताया है पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या जरूर होना चाहिए? पोर्टफोलियो के लिए जब सामग्री का चयन करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? पोर्टफोलियो में अभिभावकों और समावेशन को देखेंगे, विद्यार्थियों और बहिष्करण को देखेंगे, अन्य शिक्षकों और समावेशन को देखेंगे, या विद्यार्थी और समावेशन को देखेंगे। विद्यार्थी का पोर्टफोलियो है तो क्या आप अभिभावक यानी मम्मी से क्वेश्चन आंसर लिखवाइएगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, मम्मी मम्मी असाइनमेंट बना दो ना मेरा, मम्मी हमको पेट में दर्द हो रहा है, तुम कुछ करती नहीं है। याद रखना है अभिभावकों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों को और समावेशन के साथ अगर हम लोग बात करें तो याद रखना है विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो के लिए यह जरूरी है। विद्यार्थी और समावेशन आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है?
निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की बात करेंगे, इफेक्टिव स्कूल की बात करेंगे, तो क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम लोग प्रभावशाली विद्यालय की बात करें तो क्या व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होगा, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात करेंगे, क्योंकि प्रभावशाली विद्यालय है यानी विद्यालय का कोई अच्छा वैल्यू है। तो प्रतियोगितात्मक कक्षा होगी, कॉम्पिटेटिव क्लासरूम होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन होगा, या शारीरिक दंड की बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब। 17 का ए नंबर होगा या बी नंबर होगा, जल्दी से बोलिएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जिसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग कहेंगे, ए नंबर ही आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। प्रतियोगितात्मक कक्षा जो है, कॉम्पिटेटिव क्लासरूम जो है, यह प्रभावशाली विद्यालय की बात नहीं होती। याद रखना है, जब कोई व्यक्ति सापेक्ष अधिगम करेगा तो ध्यान रखना है पर्सनलाइज्ड लर्निंग ही प्रभावशाली विद्यालय का एक प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक क्षमताओं को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है, उसके पास निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी अगर कोई शिक्षार्थी है और वह अपने समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित कर रहा है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहेंगे, क्या उसे कार्य परिहार अभिविन्यास कहेंगे। वर्क अवॉइडेंस, अवॉइड थोड़ी ना कर रहा है तो बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए हिंदी नहीं समझ में आ रहा था, हमें अवॉइड समझ में आया तो यह हमारा गलत हो गया। अच्छा बिल्कुल थोड़ा टाइम देना होगा। चलिए, अगर हमारा क्वेश्चन है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता का हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है, यानी याद रखना है इन रिच्ड नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस उसके पास है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्या वो वर्क से अवॉइड करेगा, तो बिल्कुल गलत जवाब है। मास्टरी ओरिएंटेशन होगा, सोचने वाली बात है। नैपुण्यता अभिविन्यास यानी वो मास्टरी ओरिएंटेशन करेगा, अपनी दक्षता को वो शो करेगा। परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, वह निष्पादन उपागम अभिविन्यास को अपनाएगा। या फिर निष्पादन परिहार, तो आप समझ गए निगेटिव है, हटा दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब, बी नंबर इज द राइट आंसर, एकदम आपका सटीक आंसर है। बिल्कुल ध्यान रखना है। शिक्षक के अलावा, ध्यान रखना है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकती है। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करना है, यानी आप विद्यार्थी हैं और आप निम्नलिखित में से सभी काम करें। सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है, वह निम्नलिखित में से क्या है। ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग। अगर आपको एकदम मजेदार पढ़ाई बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड को एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है, तो निम्नलिखित में से क्या करेंगे। क्या मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ओपन इंडेड मटेरियल से आप एजुकेशन कराएंगे, मुक्त खेल के लिए समय देंगे यानी अलाउ कर देंगे, टाइम फॉर फ्री प्ले, एकदम जाओ बेटा एकदम कजोधर एकदम गर्दा उड़ा के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देंगे, बिल्कुल गलत बात है। असीमित नहीं, अगर असीमित अवसर देंगे, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराएंगे, हाँ ये सही है। ऑफरिंग अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग थिंकिंग, या जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करते हैं। जल्दी से बोलिएगा क्या होगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल सी नंबर एकदम सही जवाब है। सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उसे प्रदान करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे को भी मजा आएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंत विषयी अनुदेशन, ध्यान रखना है, अंत विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ निम्नलिखित में से क्या है। वाह, ग्रेटेस्ट बेनिफिट को हम लोग देखिए सर्वोत्कृष्ट लाभ की बात करेंगे। हिंदी देख रहे हैं ना आप। ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट, क्या है अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, क्या बताइएगा। प्रकरणों की विविधता से शिक्षकों के अभिभूत होने की संभावना कम कर देना, बिल्कुल नेगेटिव बात हो गया। विद्यार्थियों में विषयों के प्रति नापसंदी की भावना को कम करना, पाठ योजना और गतिविधियों में शिक्षकों की लचीलापन मिलता है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकरण करने का अवसर, और आपका डी नंबर ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 120 का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता, जी हाँ, हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, जल्दी से बताइएगा आईक्यू के जन्मदाता यानी फादर ऑफ आईक्यू निम्नलिखित में से कौन है, जल्दी से बताइएगा। क्या वो विलियम स्टर्न थे,
या फिर बीनेट थे या फिर वो टर्मैन थे या फिर होगा इसमें नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नन ऑफ दिस भी है, तो आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना है। जल्दी से बताइएगा आईक्यू के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन थे? तो जी हाँ, याद रखना है आपका फर्स्ट नंबर आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तो विलियम ईस्टर्न इज द राइट आंसर। ठीक है ना, हम ये कहेंगे कि बुद्धि लब्धि की बात होगी, क्या होगा? तो याद रखना है, हम लोग कहते हैं कि विलियन बना रहे हैं किसी भी चीज का, तो हम कहते हैं कि दिमाग रत्ती भर में नहीं है, विलियन में चीनी पानी मिलाया जाता है। बोलेंगे चीनी मिलाया जाता है सर, पानी तो पहले से ही था। तो याद रखना है विलियन यानी विलियम, और इसके लिए बुद्धि चाहिए। क्या? तो विलियन ये में आपको विलायक और विलेय होता है ना, तो याद रखेगा विलियम से विलियम बनाने का आपके पास क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। तो विलियम ईस्टर्न आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए और बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कमेंट में क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? देखिए यहां पर अगर सबसे प्रभावी की बात किया जाए तो हो सकता है कि सभी ऑप्शन आपको समान दिखे, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चुनना है। तो जल्दी से बताइएगा विद्यार्थियों में संप्रत्य विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सबसे ज्यादा प्रभावी है? बताइएगा कमेंट करके सही जवाब क्या होगा। क्या विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उनके तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा? दूसरा ऑप्शन है जब तक वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव हो गया। पुराने प्रत्यय यानी पुराने कॉन्सेप्ट को के किसी संदर्भ के बिना किसी नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए, या फिर याद करके विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों से बदलने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा आपका सही जवाब? तो आप जल्दी से बताइएगा क्या होगा 122 का सही जवाब। देखिए यहां पर द बेस्ट आंसर यही है, ए नंबर। क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण समझाना चाहिए, है ना। नहीं समझ रहा है अगर कोई बच्चा तो उसे बार बार आप उदाहरण दीजिए, वो उदाहरण से बहुत ही खुशीपूर्वक और सरलता से वह किसी भी कॉन्सेप्ट को गेन कर लेगा। और ध्यान रखना है उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे पॉजिटिव लाइन यही है, तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर ऑप्शन को भी अगर छाटेंगे, जो भी सी और डी अलग अलग जवाब दे रहे हैं, यहां देखिए तो उसे तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए, 100% निगेटिव। पुराने प्रत्यय के किसी संदर्भ के बिना, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हम लोग पुरानी बातों के कॉन्सेप्ट को याद ना करें और हम लोग अपने आप समझ जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात हो गया। याद करके विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों से बदलना, ये गलत विचारों को सही विचारों से बदलना, यह भी आपका गलत हो जाएगा और ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइएगा। आधुनिक मनोविज्ञान, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन? तो डी नंबर इज द राइट आंसर। देखिए गलत बात है। 123 आधुनिक मनोविज्ञान में मन का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ माइंड को रीड करेंगे। हे प्रभु, थोड़ा सा व्यापक सोच रखिए। सोच है कि शौचालय है, हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है। जल्दी से बताइएगा ये सोच है या शौचालय? बताइए। तो मन का अध्ययन करेंगे, माइंड रीड करने वाला निगेटिव कहलाता है कॉन्सेप्ट, आप भी समझ सकते हैं। माइंड को अगर आप रीड कर रहे हैं ना, दैट इज निगेटिव वर्ड, है ना। माइंड रीड करना, माइंड वॉश करना, ये ब्रेन वॉश कहलाता है और ये से अच्छा नहीं समझा जाता है। तो याद रखना है व्यवहार का अगर अध्ययन करते हैं तो इसे आधुनिक मनोविज्ञान यानी मॉडर्न साइकोलॉजी कहेंगे। बिल्कुल आपका शैक्षणिक और शिक्षा शास्त्रीय जवाब होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। भाषा विकास की बात हो रही है, यानी किस समय लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे अधिक सेंसिटिव पीरियड होता है? किस समय बच्चा सबसे ज्यादा, ध्यान रखना है, भाषा का अधिग्रहण करता है? जल्दी से बताइएगा 124 नंबर का क्या होगा? 124 का बी नंबर आ रहा है। जन्म से पूर्व नहीं होगा, ठीक है ना। वयस्कावस्था, मध्य बचपन का समय। जल्दी से बताइएगा क्या होगा? तो आप सभी अपने बातों पर एकदम अडिग हैं और बिल्कुल सही जवाब हो गया प्रारंभिक बचपन का समय, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है ना। यानी 2 वर्ष से पहले, इसी समय में भाषा का सबसे अधिक विकास होता है, अर्ली चाइल्डहुड हो गया। चलिएगा अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, एलेक्सिया। बताइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जरूर शैक्षणिक विकार वाला मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें हमने कुल मिलाकर 12 तरीके का या 12-15 तरीके का आपको हम बताए हैं डिजीज, जिसमें एक है एलेक्सिया। जल्दी से बोलिएगा किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा।
125 का जवाब देना है। 125 का सी, सबसे ज्यादा सी आया है। और अजमेर सिटी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत समय के बाद और ये कह रहे हैं कि 100% ए करेक्ट है। अब आप सोच लीजिए, देखिए अगर सबसे ज्यादा सी का जवाब आ रहा है तो पहले सी को देख लेते हैं। सीखने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू लर्न, बिल्कुल गलत बात है। एलेक्सिया, इसका मतलब यह हो गया कि वो पढ़ेगा, पढ़ने में वो अक्षम है, यानी आपको इनएबिलिटी टू क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पढ़ने से संबंधित बीमारी को हम लोग एलेक्सिया कहेंगे, बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। ठीक है ना। देखिए लिखने के लिए क्या होता है, तो ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। सुनने के लिए जल्दी से बताइए कमेंट करके, सुनने के लिए क्या होता है, ये देखिए चारों ऑप्शन इसका आपको याद होना चाहिए। सुनने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे और सीखने के लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुनने के लिए और सीखने के लिए कौन कौन सा टर्म आप यूज करेंगे, जल्दी से बताइएगा। 125 में हमारे सवाल का जवाब जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा, पढ़ने के लिए आपको एलेक्सिया याद रखना है, पढ़ने के लिए आपको एलेक्सिया, ठीक है। लिखने के लिए डिस्ग्राफिया और सीखने की क्षमता, जल्दी से बोलिए। नहीं सर आप भूल गए, नहीं अजमेर सिटी जी, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। तुझे भूलना तो चाहा नहीं, फिर भी भुला न पाए, न भूलना चाहे थे न भूलेंगे, टेंशन। जल्दी से बताइए, इसका कमेंट में आप जवाब दे दीजिए, हम आपके आंसर को एक्सप्लेन करते हुए रिकमेंट जल्दी से करेंगे। जल्दी से चलिएगा, अगला चलिएगा, ले वाइगोत्स्की। देखिए हमारा वीडियो आप थ्योरी वाला जरूर देखा कीजिए, है ना। अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अपना 1 घंटा का समय देना है ताकि क्या हो, ध्यान रखना है कि अगर कोई बदलाव होता है तो आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहेंगे। चलिएगा, ले वाइगोत्स्की, ठीक है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, जल्दी से बताइएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। मानसिक प्रारूपों में समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन, संतुलन और सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। जल्दी से बोलिएगा, क्या होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। जैसे ही वाइगोत्स्की आए, हमने आपको कहा था वायु यानी वाइगोत्स्की, और आपको वायु मतलब हवा, और हवा तो तभी लगेगा जब आप घर से निकलेंगे। तो घर से निकलकर कहां जाएंगे, बाथरूम नहीं, समाज जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे ही वाइगोत्स्की का नाम हो, आप ऑप्शन में ढूंढेंगे सामाजिकरण। क्या यूज करेंगे, समाज से संबंधित जो ऑप्शन होगा। वाइगोत्स्की के लिए वायु मीन्स हवा, और हवा तो आपको घर में लग नहीं रहा है, आप समाज की ओर निकल जाइए। तो सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोशल इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है, आपको बेहतरीन तरीके से यह समझ में आ जाएगा, कभी भी कोई क्वेश्चन हो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। यह माना जाता है मतलब कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति किस वर्ष से माना जाता है, यानी शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में कब से कार्य करना शुरू किया, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 127 का जवाब जल्दी से दीजिएगा, क्या होगा। 127 में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्या है, 1947, 1920, 1940 क्या होगा। तो देखिए यहां पर डिफेंस हम लोगों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो 1900 ईस्वी, बिल्कुल 1900 AD। कोई दिक्कत है, 1900 ईस्वी से इसका विकास प्रारंभ होता है, आपको ये बातें ध्यान में रखना है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सभी को पता है ना, क्या, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। फॉर्मल ऑपरेशन, जल्दी से बताना है क्या होगा फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन बिल्कुल सबसे अंत में आपका ऑपरेशन कर देंगे हम, ठीक है। याद रखेगा, फॉर्मल तरीके से यानी सबसे फॉर्मल तरीके का ऑपरेशन आपको लास्ट स्टेज यानी 11 से 15 वर्ष आपको याद रखना है। कोई दिक्कत है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जल्दी से बोलिएगा। जड़ बुद्धि वाले बालकों की IQ कितनी होगी, बताना है कमेंट करके। क्या होगा, 129 का जवाब जल्दी से दीजिए। 129 का जवाब देना है। जल्दी से 129 का जवाब देना है। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। जब कभी आप IQ का कैलकुलेशन करेंगे और 71 से कम हो जाएगा तो इसका मतलब वो जड़ बुद्धि है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का आपको याद रखना है 71 से नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं।
जल्दी से बताइएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? बेहतरीन क्वेश्चन, चलिएगा सभी इसे बता सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भावस्था में जब बालक गर्भ में रहते हैं तो उन्हें कितने दिन लगते हैं विकसित होने में? क्या होगा इसका सही जवाब? बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, 280 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? 280 दिन। नवजात शिशु का भार, जल्दी से बताइएगा, नवजात शिशु का भार कितना होगा? नवजात शिशु का भार, चलिए 131 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। नवजात शिशु का भार निम्नलिखित में से क्या होगा? 131 का जल्दी से बताइएगा क्या होगा? 7 पाउंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, नवजात शिशु की मम्मी 7 रोटी खाती है। हमारे घर में जान रहे हैं कि नवजात शिशु की मम्मी 7 रोटी, 3 रोटी दबा के रखती है ताकि सास और ससुर देखे 4 रोटी है, और 3 रोटी एकदम ऐसे छुपा के रखती है। अब बाद में जब 3 रोटी खत्म हो जाता है तब एक बचता है थाली में और अलग से 3 ठो लेती है, तो फिर 4 हो जाता है। मतलब इतने देर से 4 रोटी है आपके थाली में, कहते आपके जैसा नहीं है हम दलिदर जो जल्दी से खा लेंगे। याद रखना है, नवजात शिशु के लिए 7 पाउंड, नवजात शिशु की मम्मी कई रोटी खाती है? 7 रोटी। तो 7 पाउंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, हाँ कोई दिक्कत है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? जल्दी से बताइएगा, बुद्धि के बहुकारक नहीं आता है हमको, साहिरा मूवी नहीं देखे हैं ना गाना सुने, इतना व्यस्त थे हम गाना, हमको लगता है 25 दिन से हम कोई म्यूजिक नहीं सुने। चलिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? आपको जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। तो थॉर्नडाइक, बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे ही कांटा चुभा बुद्धि खुल गया कि हमें जवान होने का क्या नहीं लेना था, क्या डोज है ना। याद रखना है, थॉर्नडाइक आपको बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलिएगा, एनसीटीई, जल्दी से बताइए इसका फुल फॉर्म। एनसीटीई का फुल फॉर्म जल्दी से बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। एनसीटीई का पूर्ण रूप बताइए। तो आप सभी को पता है कि यह किससे संबंधित है? नेशनल करिकुलम से। किससे संबंधित है बताइएगा? नेशनल करिकुलम से। नहीं नहीं, नेशनल करिकुलम से, नेशनल काउंसिल से है। याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये अगर आप भूल गए तब तो बेकार बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संज्ञानात्मक विकास कहीं है क्या? देखिए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास बिल्कुल, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन बिल्कुल गलत, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। जब कभी ट्विस्ट हो जाए तो जीन पियाजे को आप याद करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार का अवलोकन नहीं बल्कि शिक्षार्थियों के पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। याद रखना, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय लर्नर्स इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही है? तो सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, उपनयन संस्कार। वाह, क्वेश्चन पूछता है, आप देख लीजिए। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था? ये सभी जानते हैं, उपनयन काल वैदिक पीरियड में है। बिल्कुल आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ये सभी जानते हैं। उपनयन संस्कार मतलब जिसका जनेऊ होता है, ठीक है ना। हाँ, द्विज बन जाते हैं, द्विज यानी द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। तो याद रखना है, उसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार, अभी भी उपनयन संस्कार होता है। ये बिल्कुल आपका 35 का ए नंबर सही जवाब है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से ही करेगा तो छात्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति का बढ़ोतरी होगा? यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं ही अपने हाथों से करना जानता है तो जल्दी से बताइएगा वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? शारीरिक शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास, परिश्रम करने की भावना को जागृत कर रहा है, आत्मनिर्भरता पैदा कर रहा है। देखिए, सभी समान अर्थक है। मानसिक शक्ति का विकास काट दीजिए तो ए, सी और डी सभी हमें सही लग रहा है। बेस्ट आंसर आपको जल्दी से चुनना है। क्या होगा आप इसमें आप बताइए। और आपको नैरो माइंड सेट से नहीं बल्कि ब्रॉड माइंड सेट से आपको सोचना और समझना है। तो क्या हो जाएगा 136 का? तो बोलिए डी नंबर होगा कि नहीं? शारीरिक शक्ति क्या बॉडी बना रहा है? परिश्रम करने की भावना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर हो रहा है। जा, तेरे हाथों का मैं पानी नहीं पीऊंगा, आत्मनिर्भर। चलिए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है?
निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है, बताइएगा। जन्मजात अभिप्रेरक कौन है, जल्दी से बताइएगा। जो जन्म से ही आपको डिस्टर्ब करेगा वो जन्मजात अभिप्रेरक होगा। जल्दी से बोलिएगा। निद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। जल्दी से बोलिएगा। जन्म से ही क्रोध नहीं हो सकता है। निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध जन्मजात क्रियाएं। अगर इसका कोई गलत जवाब दे दिए, बिल्कुल ए नंबर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? हाँ बहुत। हाँ, कुसुम शर्मा जी, आप तो नाम तौहीन कर दिए शर्मा जी का। हम भी शर्मा जी और आप भी शर्मा जी। और आप बताइए, बी नंबर बता रहे हैं। बी नंबर मतलब खेलना, यानी पेटे में रह के जन्मजात हो जाएगा। कबड्डी खेलेगा। वाह क्या बोल रहे हैं। चलिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसको अधिगम दे के डंगा देना चाहिए। कह रहा है कि सर इस जन्म में लाइब्रेरी आएगा कि नहीं। देखिए ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है ना कि सदमे में हम लोग चले जाएंगे। देखिए टीआरई, पता नहीं आचार संहिता से पहले ये कैसे करा लेंगे नीतीश बाबू। और इसके साथ ही आप देखे होंगे ऐसा लिखा है, ऐसा लिख दिया है टीआरई, और ऐसा तीर मारले है ब्लू कलर का, है ना। और इधर लिखा है लाइब्रेरी, और नीतीश बाबू का यहाँ पर झोपड़ी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों को दिया है। इसका मतलब ये प्योर चुनावी दाव है नीतीश बाबू का। अब समय के साथ आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रारंभ से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग है। सी नंबर आंसर आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। देखते हैं। अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल, एक लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करना चाहिए। आप कहेंगे सर चुटकुला सुनाना चाहिए, ठीक है ना। और कोई मास्टर तो आता है कन्या से झगड़ा करके, और क्या करता है, सबसे पहले कूटता है बच्चे को। नहीं, हाथ साफ करने के लिए, मतलब एक्सरसाइज घर में नहीं किया तो बच्चे को पहले आके कूटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिएगा, अगला है हमारे पास साइजोइक वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, जल्दी से बताइएगा। साइजोइक, इसको बोलते हैं साइजोइड कैटेगरी है जिसमें बच्चे कैसा रहते हैं, जल्दी से बता लीजिए। तो याद रखना है ये क्या है, दुबले पतले और लंबे शरीर वाले बच्चे साइजोइड में आता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। याद कर लीजिए इस टर्म को। कह रहा है कि समूह कार्य से पहले पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्ति और की विशेषता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे सामूहिक गतिविधियों से, यानी आपको याद रखना है क्या कर रहा है, वो पर्यावरण का अध्ययन कर रहा है। तो सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग होगा? दत्त कार्य यानी असाइनमेंट बनाना, कागज पेंसिल का परीक्षण करना, ऑरल टेस्ट देना, निर्धारण मापनिया यानी रेटिंग स्केल, ऑरल क्वेश्चन, पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर असाइनमेंट। पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है, बता दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, जहां पर कंफ्यूजन आपको हो रहा है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसमें तो सभी तुक्का लगा रहे हैं। नीतीश गया पानी में छपाक छपाक। अच्छा, मौखिक कार्य ए नंबर भी आ रहा है, काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। ध्यान में, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषता के आकलन करना है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आकलन करना है? आप सोच के देखिए। तो मौखिक प्रश्न पूछेंगे या फिर निर्धारण मापनिया। बिल्कुल सी नंबर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं, जल्दी से बताइएगा। जो सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, बिल्कुल गलत। जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये नक्सलवादी हो गया। याद रखना है, जो असामाजिक कार्य करते हैं उसे आपराधिक बालक की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही जवाब। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आते हैं, जल्दी से बताइएगा। पाठ्यक्रम, देखिए चर हमारे पास 3 है, आश्रित, मध्यस्थ और स्वतंत्र। इसका अपोजिट यहां हो गया। जल्दी से बताइएगा पाठ्यक्रम किस में आएगा?
तो याद रखना है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम फॉल अंडर विच वेरिएबल इन टीचिंग। जल्दी से बताइएगा 142 का जवाब देना है आपको। 142 का पाठ्यक्रम क्या होगा इसका सही जवाब? ए नंबर आ रहा है, किसी का सी नंबर भी आ रहा है। 142 का ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। सी को लॉक करना चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यह स्वतंत्र है, यह किसी स्वतंत्र चर यानी यह किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए आश्रित नहीं कह के इंडिपेंडेंट पर जाएंगे। पाठ्यक्रम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है निम्नलिखित में से किसे? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया हम अच्छे से समझा चुके हैं थ्योरी क्लास में, इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का कार्यवाहक किसे? कार्यवाहक बोले तो स्मिथ ने ट्राइपोलर प्रोसेस के लिए एजेंट इज कंसीडर टू। जल्दी से बोलिएगा, अभिभावक होगा या शिक्षक होगा? जल्दी से, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तो नहीं होगा। कार्यवाहक कौन है? अभिभावक या फिर टीचर? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? टीचर होगा, बालक को नहीं, बालक इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। स्मिथ ने शिक्षक के त्रिध्रुव में कार्यवाहक के रूप में शिक्षक को माना है, टीचर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन छोड़ दीजिए, वह कथन कौन सा छोड़ने लायक है जो कि पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष को तर्क प्रस्तुत नहीं करते? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करेंगे, ये सही बात है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। डिस्कशन, यहां बहस का मतलब क्या हो गया? याद रखना है डिबेट करना, तो ये अच्छी बात है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि को अच्छा सुधार सकते हैं। प्रौढ़ के समर्थन से बच्चे की अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान का निर्माण होता है। सभी आपको समानार्थक लग रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका 144 का सही जवाब है? 144 का सी नंबर भी आ रहा है, बी और डी भी आ रहा है। जल्दी से देखिएगा, आप सोच के देखिए तो डिबेट तो पॉजिटिव है, समूह क्रियाकलापों में की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। क्या सी नंबर को लॉक किया जाए? सी नंबर एकदम बिल्कुल सही जवाब है। कहा कि अगर पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं तो केवल एक कथन छोड़ दीजिए, और वो यही है कि अंक उपलब्धि की यहां बात कर दिया, इसीलिए ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, तत्परता का नियम, जल्दी से बताइएगा किसने दिया तत्परता का नियम? कई बार हम बता चुके हैं तत्परता का नियम किसने दिया है। तत्परता का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया है? जल्दी से बताइएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस महोदय ने संवेग यानी इमोशन को कितने टाइप में बांटा है? तो आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर 3, और वो 3 है ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। याद रखिएगा, भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ये रॉस महोदय का है, बिल्कुल आपको याद रखना है, 3 प्रकार में बांटा है। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है? किसके लिए निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना इसका सही। तो याद रखना, सभी जानते हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, कंफ्यूजन ना हो, 14 वर्ष याद रखिएगा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह बातें किसने कहा है? अभिप्रेरणा की व्याख्या की बात करें और जन्मजात मूल प्रवृत्ति की अगर बात होगी तो याद रखना है, आपको एक ही नाम याद रखना है, वह हो जाएगा हमारा मैकडूगल साहब। क्या होगा? मैकडूगल साहब ने ही कहा है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, इसीलिए आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर, देखिए गार्डनर का सिद्धांत हम पढ़ा चुके हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए हम बोले थे ना, गार्डनर में गार्डन में बैठ के आप बहुत बुद्धि लगाते हैं, तो याद रखना है क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इसमें वो क्या बताते हैं? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियां, बिल्कुल गलत, पहले ही ये गलत हो गया, जल्दी से बोलिएगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा के तहत ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है, यह निगेटिव बात होगा। हर बच्चे को प्रत्येक विषय की 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, बाबू का नौकर है।
बुद्धि को केवल लगा देना हम बताए हैं कि आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जाता है। सब तो निगेटिव है, इसका मतलब बचा हुआ आपका पॉजिटिव आंसर है। हम आपको ये बता दिए हैं कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट करें, और इलिमिनेशन मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यह बातें आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। नियम से उदाहरण की ओर जा रहे हैं। पहला था उदाहरण से उ और उ से ओ आगमन, हम पढ़ा दिए हैं। इसका उल्टा पहले नियम तो निगमन, बिल्कुल सही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपको याद रखना है ऑफ लगा हुआ है यानी अधिगम का मूल्यांकन। ऑफ मतलब हिंदी में यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए इसको कहते हैं अधिगम, ऑफ है इसका मतलब का मूल्यांकन। का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा आपको क्या होगा सही जवाब। सर लाइब्रेरी साइंस का ज्यादा क्लास कराइए प्लीज। लाइब्रेरी साइंस का डेली 2 क्लास लाइब्रेरी साइंस को का आपको मिल रहा है और यह सफिशियंट है। अगर जरूरत हुई तो जरूर हम लोग और भी उसको आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। चलिएगा बताना है आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोले तो अधिगम का मूल्यांकन के लिए आपको बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या होगा आपका मुख्य उद्देश्य? सी नंबर आ रहा है, ए नंबर भी आंसर आ रहा है, सी नंबर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइएगा? छात्रों का आत्म मूल्यांकन द्वारा सीखना या फिर अंतिम निर्णय लेना, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है सी नंबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब फिर क्या हुआ? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बताइएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन, जब हम लोग बात करें अधिगम के लिए मूल्यांकन तब क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन की अगर बात करें तो क्या होगा? तो बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो उसमें सहायता प्रदान करे, ऐसा इवेल्युएशन, ऐसा असेसमेंट जो सीखने के प्रक्रिया के दौरान होता है और उससे सीखने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, उसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। यानी ऐसा मूल्यांकन जो कि आपको सीखने के लिए होता है। बिल्कुल आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा असेसमेंट एज लर्निंग का उद्देश्य बताइएगा। असेसमेंट एज लर्निंग का उद्देश्य यानी असेसमेंट यानी अधिगम के रूप में, 3 बातें कल हम आपको पढ़ाए थे। अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या होगा बताइएगा। अधिगम के रूप में मूल्यांकन के लिए कौन सा आंसर आप टिक लगाएंगे? तो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ए नंबर आपका बहुत ही सुंदर और सटीक आंसर है। विद्यार्थियों को अपने सीख का स्वामित्व देना, टू गिव स्टूडेंट ऑनरशिप ऑफ लर्निंग। जब हम लोग एज ए की बात करेंगे तो विद्यार्थी को ही संपूर्ण क्रेडिट देंगे, विद्यार्थी ही कर्ता धर्ता कहे जाएंगे। तो याद रखना उसे हम लोग असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे। बेहतरीन जवाब आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, बताइएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से बोलिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 4 नंबर का आपको कमेंट करके जवाब देना है। फोर में सभी कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। 4 का डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बिल्कुल काफी कंफ्यूजन भरा चल रहा है। देखिए इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या इकाई परीक्षा, कक्षा में अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल क्लास का डिस्कशन, आत्म मूल्यांकन, समूह की गतिविधियां? देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सबसे पहले आप कमेंट में ये बताइए असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं? समेटिव कहते हैं या फॉर्मेटिव कहते हैं? पहले ये बात आप जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। पहले तो ये बताइए असेसमेंट ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं, समेटिव कहेंगे या फॉर्मेटिव कहेंगे? पहले इसका जवाब आप जल्दी से दे दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव कहेंगे या फॉर्मेटिव कहेंगे, बताना है आपको कमेंट करके। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं,
देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम लोग दोनों कहते हैं, समेटिव भी और फॉर्मेटिव भी कहते हैं। इसका मतलब आप सोच के देखिए, इकाई परीक्षण भी इसके अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? आत्म मूल्यांकन का पत्र, यानी इससे ये तो सी नंबर बिल्कुल गलत जवाब है। सी नंबर बिल्कुल गलत जवाब है। समूह गतिविधि का प्रदर्शन भी बिल्कुल गलत जवाब है। कक्षा में अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से ग्रुप डिस्कशन भी गलत जवाब हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। बोलिए, ए नंबर इज द राइट आंसर। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? जब आप कह रहे हैं कि समेटिव भी होगा और फॉर्मेटिव भी होगा, दैट मींस फॉर्मेटिव अगर है तो यहां पर यूनिट टेस्ट भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपके ही आंसर में अब इसका भी आंसर निहित है, तो फिर क्यों गलती हो रहा है? आप ही बोल के देखिए। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं, आप सोच के देखिए, आप ही जब कह रहे हैं कि जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा और वो समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों होगा, हमने भी कल थ्योरी के क्लास में बताया है। इसका मतलब जब फॉर्मेटिव होगा तो बीच बीच में आपका टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट उसी का एक हिस्सा है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। अब यहां पर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का मूल्यांकन कब किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो है मूल्यांकन कब किया जाता है? बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहां आप कह रहे हैं कि अधिगम असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी आप पढ़ाना किसी को चाह रहे हैं, कुछ सिखाना चाह रहे हैं और उसके लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं। इसका मतलब निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल आप शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसे मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसके कारण आप उसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। बी नंबर इज द राइट आंसर। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल गलत। अगर कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब बहुत ही गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, असेसमेंट एज लर्निंग में विद्यार्थी की भूमिका निम्नलिखित में से कैसी होती है? यानी के रूप में, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इसमें विद्यार्थी की भूमिका बोलिए कैसी होती है? देखिए, विद्यार्थी क्या करेगा? निष्क्रिय होगा। बिल्कुल गलत जवाब है। शिक्षक से उत्तर प्राप्त करेगा, यह भी निष्क्रिय हो गया। अन्य साथियों के साथ तुलना करेगा। जब भी कभी आप कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो तो आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन को जब आप इलिमिनेट करेंगे तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा। और असेसमेंट एज लर्निंग की बात होगा, इसमें अपनी प्रगति को वह नियंत्रित करेगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने स्टडी को, ऑन प्रोग्रेस को खुद ही वो मॉनिटरिंग करेगा। इसी को तो एज ए लर्निंग कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही मेल करता है? बताइएगा। अब यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल खा रहा है। क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। बिल्कुल सटीक आंसर है। फॉर मतलब पढ़ाने के लिए, अधिगम के लिए आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, जो शिक्षण सहायक मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है। सी नंबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट है? बताइएगा। समेटिव असेसमेंट निम्नलिखित में से कौन कहलाएगा? हमने आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिक से भी बताया है। 7 नंबर का सही जवाब देना है। और एक बार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जितना भी आपके पास ग्रुप है उसमें तो जरूर आप शेयर कर दें। बताइएगा, मूल्यांकन का प्रयोग प्रकार की बात करें और योगात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करना चाहें तो निम्नलिखित में से क्या होगा? हमने बताया था योगात्मक मूल्यांकन और समेटिव यानी S4 हम लोग सबमिट करते हैं फाइनली, और फाइनली यानी वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा को हम लोग समेटिव मूल्यांकन कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन कहेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है। दैट मीन्स अब अगर हम लोग फॉर्मेटिव मूल्यांकन की बात कर लें तो इसका उद्देश्य क्या है? बता दीजिए। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का फिर क्या उद्देश्य हो जाएगा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो जाएगा? 9 का ए नंबर आ रहा है। और सीखने की निगरानी करना, अंक देना, प्रमाणीकरण, अंतिम, ये सभी समेटिव है। बिल्कुल ये है हमारा फॉर्मेटिव, जहां हम लोग मॉनिटर करेंगे अपने लर्निंग का, सीखने की निगरानी करना। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बताइएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? जवाब दीजिए।
10 का जवाब आपको देना है। जो भी कमेंट कर रहे हैं 10C ऐसे टाइप कीजिए ताकि हम जान पाए कि आप न्यू क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, गुड्डू यादव, अमित कुमार, राधिका कुमारी, सपना कुमारी, शिवम हिंदुस्तानी, पम्मी, सपना, रिंकू, मुस्कान, कविता, बहुत बहुत सारा नाम है, नीरू कुमारी, प्रिया, अंजलि, मुकेश, सभी का स्वागत भी है और आपको कमेंट में इस तरह से टाइप करके जवाब देना है। चलिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग में शिक्षक की भूमिका, निष्पक्ष परीक्षक बनना, मार्गदर्शक और कोच बनना, उत्तरों की जांच करना या फिर ग्रेड देना, बताइएगा। 10 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जब असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है तो यहां पर शिक्षक की भूमिका जो होगा वो मार्गदर्शक यानी उन्हें गाइड करेंगे और कोच की भूमिका में रहेंगे। बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि अब आपसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। असेसमेंट एज लर्निंग में विद्यार्थी क्या करता है, बताइएगा। असेसमेंट एज लर्निंग में विद्यार्थी क्या करता है? क्या वो केवल शिक्षक की प्रतिक्रिया लेता है, स्वयं को मूल्यांकित करता है, रिपोर्ट कार्ड बनाता है, ग्रेड प्राप्त करता है? क्या होगा सही जवाब बताना है। 11 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यही तो है एज। एज का मतलब वो खुद का मूल्यांकन करेगा, सेल्फ इवेल्युएशन या इवेल्युएट्स सेल्फ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का मूल्यांकन में सामान्यतः कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? देखिए बस इतना ही है, 3 वर्ड 3 क्वेश्चन, बस खत्म। और यही बार बार अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीके से पूछा गया है और यह शुद्धतम रूप है, प्रीवियस ईयर से हूबहू उठाया हुआ प्रश्न है। सीखने का मूल्यांकन सामान्यतः कौन सी तकनीकी पर आधारित होता है, बताइएगा। ऑफ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यानी कक्षा में चर्चा करके अंतिम में परीक्षा लेकर सहकर्मी की प्रतिक्रिया और स्वयं मूल्यांकन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से बताइएगा, गलत ना हो जाए। सीखने का मूल्यांकन करना है, सामान्यतः कौन सी तकनीकी की यहां बात होगी। देखिए हमने बताया ये समेटिव भी है और फॉर्मेटिव भी है। इसका मतलब आपको क्या होगा इसका सही जवाब? सेल्फ इवेल्युएशन तो नहीं होगा, ये एज लर्निंग में आता है। सेल्फ इवेल्युएशन एज वाला में आएगा, ऑफ वाला में नहीं आएगा। बोले कोई दिक्कत है? एज वाला में सेल्फ आएगा, ये बातें याद हो गया। सहकर्मी की प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। कक्षा कक्ष में चर्चा करेंगे या अंतिम परीक्षा लेंगे? कक्षा कक्ष में सीखने का मूल्यांकन है प्रभु, और शुद्ध रूप से आप अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। ए नंबर की बात हो रही है। देखिए सीखने का मूल्यांकन हम लोग अंतिम परीक्षा से भी करते हैं और कक्षा कक्ष में चर्चा डिस्कशन करके आप मूल्यांकन करेंगे, ये कहां तक उचित है बता दीजिए। अगर आपको मूल्यांकन करना है तो कक्षा कक्ष में चर्चा करेंगे, या तो दो ही बातें होगी, या तो आप फाइनल एग्जाम ले लीजिए या बीच बीच में आप प्रश्नोत्तरी कर लीजिए, यूनिट टेस्ट ले लीजिए, वीकली टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट लीजिए ना भाई, कक्षा कक्ष में चर्चा क्यों कर रहे हैं बताइए तो, आप बताइए इसका आंसर। कक्षा कक्ष में चर्चा करके आप मूल्यांकन कर सकते हैं, सोच के देखिए। नहीं, आप अगर हमारे आंसर से कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो आप बताइए इसमें क्या होगा। देखिए हमने आपको थ्योरी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया, सीखने का मूल्यांकन करना है। आपको यह लग रहा है यहां असेसमेंट है तो यह बीच बीच में, हमने आपको कल ट्रिक बताया कि बीच बीच में होगा। अब यहां देखिए बीच बीच में चलने वाला ए भी नहीं है, बीच बीच में सहगामी प्रतिक्रिया भी नहीं है। स्वयं का मूल्यांकन क्या होगा बोलिए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चूंकि यह समेटिव भी होता है और फॉर्मेटिव भी होता है, इसीलिए आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां फॉर्मेटिव मूल्यांकन का हिस्सा है? अब यहां पर कंफर्म हो जाएगा, जब हमें फॉर्मेटिव की बात यहां पर करनी है तब तो निश्चित तौर पर बीच बीच में लेने वाला एग्जाम ही होगा। बोलिए, छात्र का पोर्टफोलियो क्या करेंगे आप जानकर जानेंगे, बताइएगा। सेमेस्टर की परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड, ग्रेड सिस्टम। अब आप बोलिएगा, अब तो ठाकुर जाएंगे इसमें पक्का। ही
आपका आंसर होगा। बोले सेमेस्टर का परीक्षा बीच में थोड़ी ना होता है, ये तो फाइनल एग्जाम ही है, सेमेस्टर के एंड में सेमेस्टर की परीक्षा। रिपोर्ट कार्ड भी अंत में जारी होता है, ग्रेड भी हम लोग लास्ट में देते हैं, बीच बीच में कुछ नहीं है। छात्र का पोर्टफोलियो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, सभी के दिलों में उदासी छाया हुआ है, हम देख पा रहे हैं। सभी को शुरू में हम बता दिए ये तो नहीं होगा, अब यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा की बातें आप पे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। बोले कोई दिक्कत है? अब ठीक है, हम लोग छात्रों के पोर्टफोलियो को नहीं समझे, लेकिन हम ऑप्शन तो छांट सकते हैं ना। देखिए 3 ऑप्शन एक जैसा है, सिंपल बात है कि यहाँ पर बीच बीच में अगर हम लोगों को मूल्यांकन करना है, यहाँ पर छात्र का पोर्टफोलियो ही देखा जाएगा, और कुछ है? कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम थिंकिंग आपका कैपेसिटी बिल्ट होगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे इस तरह से। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका, सीखने के लिए मूल्यांकन यानी आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, स्पष्ट रूप से यह बीच बीच में होगा। इसका मतलब केवल ग्रेड देंगे गलत हो जाएगा, परीक्षा ले लेंगे गलत हो जाएगा, लास्ट में प्रमाण पत्र देंगे गलत हो जाएगा। बी नंबर बोलिए एकदम सही आंसर है। इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं, फिर भी अगर दिक्कत है तब तो हे भगवान। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण और गतिगम दोनों में निरंतर प्रगति को मापता है? बताइएगा, प्रगति को मापने के लिए क्या फॉर्मेटिव चाहिए या फिर समेटिव चाहिए? जल्दी से बोल दीजिए, ये दोनों हटा देते हैं, आप ही बोल दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेगा। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम दोनों को निरंतर उसके प्रगति को मापेगा? फॉर्मेटिव होगा या समेटिव होगा? जल्दी से बोल दीजिए। तो हे भगवान, आनंद बाबू ऐसे आप मत कीजिए, आपके आंसर से जोर का झटका है, जोरों से लगा, बहुत जोर से झटका लग गया। अगर आप बी नंबर है, सबको हो क्या गया है? सबको क्या हो गया सर? सब बी लगा रहा है। हे भगवान, मतलब बेकारे हम समझा रहे हैं इतना। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण अधिगम दोनों में निरंतर प्रगति को मापेगा? कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को मेजर करना है तो एनुअल एग्जाम खाली लीजिएगा। समेटिव मतलब हो गया अंतिम परीक्षा। निरंतर प्रगति को कब से अंतिम परीक्षा मापने लगा? मतलब क्या हो गया है? मतलब आप निरंतर प्रगति को मापेंगे तो आप बीच बीच में ना आप एग्जाम लीजिएगा। ओ मतलब गोबर गणेश था और आप 1 महीना लास्ट में एकदम एग्जाम ले लिए झाड़ के, और पता नहीं चला कि बच्चा गधा था, तो आप फाइनल एग्जाम से पता कर लीजिएगा उसके निरंतर प्रगति का। हे भगवान, ऐसा दिन भी देखना पड़े हमको। निरंतर प्रगति का अगर आपको मापना है तो आपको बीच बीच में एग्जाम लेना पड़ेगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। वाह, अब तो मेरा एकदम पक्का दिल टूट गया, अब मेरा दिल एकदम खट्टा खट्टा हो गया। मतलब यह हो गया कि फॉर्मेटिव समेटिव करते करते दिमाग में इतना केमिकल हो गया कि अब सही आंसर भी गलत हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं बोलेगा, हमें बोलेगा तो बोलिएगा कि बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेगा। आत्म अवलोकन सेल्फ ऑब्जर्वेशन किस मूल्यांकन के प्रकार से संबंधित है? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम मुंह बंद कर लेते हैं। इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए अब आनंद बाबू ये नंबर दे रहे हैं। आनंद बाबू क्या बात है? हमने अभी जस्ट कहा कि आत्म अवलोकन करना, यानी लर्नर खुद ही अपना इवेल्युएशन कर रहा है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वो देख रहा है कि ये टॉपिक हमसे बार बार गलती हो रहा है, खुद ही वो प्रयास कर रहा है, वो खुद ही अपना मूल्यांकन कर रहा है, और इसको आयज कहते हैं के रूप में। सर अब म्यूट रहना होगा, आज के लिए दिन खराब है। समेटिव किसी का आंसर आ रहा है, ये तो फाइनल में होगा। आत्म अवलोकन का उसको मौका कहां, उसको हम सर्टिफिकेट दिखा ले बेटा गजोदर, तू 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया।
अब वो कपार उस साल इवेल्युएशन करेगा, तो समेटिव से आत्मावलोकन तक कपार नहीं होएगा। ऑफ की तो बात नहीं है, यही तो समेटिव में ऑफ हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करेंगे, बिल्कुल गलत जवाब। समेटिव असेसमेंट अभी बार अगर गलत हो गया तब तो ठाकुर गयो। बोलिएगा। एकदम सबमिट यानी फाइनल सबमिट करना है, यानी इंड में हम आपको बता चुके हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात है, बोलिए तो। फॉर मतलब आप उसको पढ़ाने के लिए, अधिगम करने के लिए, फॉर मतलब के लिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ग्रेडिंग तो अंतिम में दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी, योग्यता का प्रमाण भी अधिगम में सहायता करता है फॉर। बी नंबर इज द राइट आंसर। फिर एक नंबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, सहपाठी मूल्यांकन, पीर असेसमेंट सबसे अधिक किससे संबंधित है, बताइएगा। आप सहपाठी मूल्यांकन के तरीके से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा, बोलिए एकदम स्पष्ट रूप से आप बता दीजिए। सहपाठी का मूल्यांकन की बात अगर हो रहा है, सहपाठी ने पीर असेसमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब फाइनल नहीं है वो, तो असेसमेंट ऑफ और समेटिव ये दोनों तो नहीं होगा, एज होगा, एज। 19 का सी बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा समेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है। अगली बार हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात, 100 बात की एक बात हम बता देते हैं। देखिए समेकित मूल्यांकन यानी सब समेटिव है। देखिए हम लोग कहते हैं ना फाइनल सबमिट, ये देखिए फाइनल में सबमिट मतलब समेटिव, हम आपको कल थ्योरी की क्लास में बताए थे। तो बोलिए तो समेटिव जब आपके पास आ गया तो ये सब कहां से आ गया, वार्षिक परीक्षा सबसे अंत में होती है, ए नंबर आंसर। लेकिन फिर भी आपका आंसर बी नंबर आ रहा है, रश्मि कुमारी का आंसर बी आ रहा है। हे भगवान, प्रियंका दीदी बाद में सुन के भी गलत जवाब दे रही है। चलिएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी आपको बताना है नैदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइएगा। निदान करना है, इसका मतलब सबसे पहले छात्रों के कमियों की पहचान करेंगे। पहले आप डायग्नोसिस करेंगे तभी ना उसकी कमी को आप पहचान के दूर कर पाएंगे। तो याद रखना, ग्रेड क्यों देंगे, प्रमाण पत्र क्यों देंगे, पाठ्य, ये सभी क्या है, अंतिम मूल्यांकन है, जिसको समेटिव कहते हैं। छात्रों की कमी की पहचान करना, ये डायग्नोस्टिक यानी नैदानात्मक हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर सही जवाब है। फीडबैक का इसेंशियल पार्ट बता दीजिए। फीडबैक, फीडबैक का, फीडबैक निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक हिस्सा है, बताइएगा। बाईस का जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए तो फीडबैक ले रहे हैं, बीच बीच में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको हमारा कैसा लग रहा है क्लास। आप बोलेंगे आज तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है सर, तो ये क्या हुआ, फिर हम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको चटाना शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना है यह किसके लिए, के लिए, यानी अधिगम के लिए आपको ध्यान रखना है, यह फीडबैक लिया जाता है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही। फीडबैक आप किसके लिए जरूरी है, आवश्यक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपका सही जवाब ये भी लग रहा है ना, समेटिव यानी फाइनल में हम लोग फीडबैक लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कब किया जाता है,
जब फीडबैक कब लिया जाता है तब हमारा समेटिव आंसर होगा। लेकिन यहां पूछ रहा है कि प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किसका आवश्यक हिस्सा है। तो जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन करेंगे तो उसमें प्रतिक्रिया ही सबसे अहम रोल होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये देखिए दिल से बताए तो ये जो तीन बातें हैं ना, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन, दिल से हम बताएं तो ये तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हर बार पूछता है और बच्चा उसको गलत करिए देता है, हमको भी नहीं समझ में आता है काहे। ठीक है, चलिएगा बताना है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको मेरा थ्योरी क्लास देखना है और नहीं समझ में आएगा तो पुनः हम पढ़ाएंगे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। A to Z का हम आपको एक्सप्लेनेशन करके देंगे, चिंता तो नहीं करना है मेरे रहते। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइएगा। बिल्कुल वाइगोत्स्की आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, भाषा के लिए जब बात करें हम भाषा के क्या सामाजिक अंतःक्रिया की बात, तो हमने आपको बता रखा है क्या आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, वाइगोत्स्की यानी समाज में जब जाएंगे तो आपको वायु बोले तो हवा लगेगा, बिल्कुल वाइगोत्स्की आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, जल्दी से बताइएगा। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहल वर्ग थ्योरी, यानी कोहल वर्ग की थ्योरी में कौन सी एक गलत बातें आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है कोहल वर्ग ने क्या किया, आप सी नंबर ध्यान में रख लीजिए। कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये बातें आप समझ सकते हैं कि जब इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के नैतिकता की बात करते हुए उन्होंने तर्क को प्रस्तुत किया तो उन्होंने सांस्कृतिक विभिन्नता, बिल्कुल ध्यान रखना है, उन्होंने कल्चरल डिफरेंस को दरकिनार करते हुए नैतिकता के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के बीच जो भी हमारा सिद्धांत बनाया उसमें उन्होंने कल्चरल डिफरेंस को मद्देनजर रखकर नहीं बनाया, और यह कमी है कोहल वर्ग के सिद्धांत का। नेक्स्ट चलिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास, यानी आपको ध्यान रखना है लर्निंग एंड डेवलपमेंट के संबंध को कौन सा कथन सबसे सही दर्शाता है। क्या विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत बात है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम के समानार्थक है। अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है। जल्दी से बोलिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। वाइगोत्स्की के अनुसार आपका कौन सा कथन सही है, अधिगम और विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है बताइएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर, सी नंबर आ रहा है। विकास और अधिगम समानार्थक है, बिल्कुल नहीं। हाँ ये भले कह सकते हैं अधिगम और विकास एक दूसरे के समांतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दूसरे के साथ साथ होते चलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष पथ समस्या, जिसको इनडायरेक्ट पाथ प्रॉब्लम आर यूज्ड फॉर व्हिच कैटेगरी। क्या बच्चों के लिए इनडायरेक्ट पाथ प्रॉब्लम यानी अप्रत्यक्ष पथ समस्या, बच्चों के लिए, प्रौढ़ के लिए चिड़िया पशु, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। एडल्ट के लिए है, प्रौढ़ के लिए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है चिंतन, बताना है आपको चिंतन क्या है। व्हाट इज थिंकिंग बताइएगा, चिंतन क्या है। 27 नंबर का जवाब दीजिएगा। सत्ताईस नंबर का जवाब देना है, चिंतन क्या है। यह एक डेफिनेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। चिंतन कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग थोड़ी ना है चिंतन। चिंतन एक डायरेक्ट प्रोसेस भी नहीं है। चिंतन में भाषा का उपयोग भी नहीं होता है। चिंतन एक प्रतीकों का प्रयोग यानी सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, प्रतिबिंब या प्रतीक को बनाते हैं, थिंकिंग करते हैं। 27 का ये नंबर, हमें तो लूट लिया,
मिलके आज क्वेश्चन नहीं, आज सारे क्वेश्चन का जवाब मोए मोए हो रहा है। हे प्रभु, निम्नलिखित में से सीखने का सही स्तर, अब यह भी गलत होगा, हम मान लेते हैं कि यह भी गलत ही होगा, चलिएगा तुक्का ही सही। देखिए राजपूत संजीव जी कह रहे हैं हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, हम अपनी पढ़ाई का इम्तिहान देंगे, मेरे क्वेश्चन के सामने हम अपनी जान देंगे, जान देंगे। तो आज तो एकदम पक्का लग रहा है कि आज जान दे देना होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सही प्रक्रिया है, हम बिना तंग किए आपको हम टिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आप सीखने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको तथ्य यानी फैक्ट 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 जानना पड़ेगा। उस फैक्ट को यानी तथ्यों के आधार पर आप सूचना को एकत्रित करेंगे और उस सूचना को अपने एक्वायरिंग नॉलेज यानी ज्ञान जो आपने प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान से इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह से आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर पाएंगे और आप ज्ञानी पुरुष बन जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? सी नंबर इज द राइट आंसर। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम कौन सा है? सडन सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, समस्याओं के अचानक समाधान की वकालत करने का मतलब वकालत करने वाला सिद्धांत का नाम बताइएगा, क्या होता है? ट्रायल और एरर अगर बात करें तो अचानक नहीं हुआ ये, इसलिए गलत हो गया। कंडीशनिंग भी नहीं होगा। अब आप बोल दीजिए क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखना है, ये हमारा हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूझ का सिद्धांत, इसे कहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? जल्दी से आपको जवाब देना है, क्या होगा इसका सही जवाब? सेंसेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज, दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू व्हाट? क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। संवेदना सेंसेशन, भाषा नहीं है, ध्यान का विकास, शारीरिक विकास नहीं है। अब बोलिए। बिल्कुल मेंटल डेवलपमेंट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है कि कथन मानसिक विकास से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, व्यक्तिगत मतभेद यानी व्यक्तिगत भेद, नोट मतभेद, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? बताइएगा। व्यक्तिगत मतभेद में हम क्या पाते हैं? विचलनशीलता यानी अलग अलग सोच, नॉर्मल कंडीशन से कभी ये सोचना ज्यादा अच्छे से, कभी हम स्लो सोचते हैं, यह हो गया हमारा वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता। और नॉर्मल कंडीशन से कभी इधर तो कभी इधर, यानी आपका दोनों हो जाएगा, अनुबंधन नहीं होगा, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण में क्या अंतर मुख्य रूप से देखा गया? वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के सोच में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर देखा गया? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताना है। वाइगोत्स्की और पियाजे ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं उसमें मुख्य अंतर क्या था? बत्तीस का जवाब देना है, 32 का ए आ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया ना कि यहां हमको अब एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहां पर ज्ञान की प्रस्तुति नहीं हो। देखिए ये व्यवहारवादी सिद्धांत यहां इससे संबंधित है ही नहीं वाइगोत्स्की से,
और पियाजे से तो व्यवहारवादी सिद्धांत पियाजे का थोड़ी ना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे से है। अब आप बता दीजिए कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को ज्ञान का निर्माता मानना, वाह, बच्चे को ज्ञान का निर्माता कह दिए, वाह, बहुत बढ़िया, क्रिटिकल थिंकिंग है। पालन पोषण परिवेश नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना है। भाषा एवं चिंतन के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एकदम अलग अलग। चलिएगा, कैटल द्वारा विश्लेषित व्यक्तिगत गुणों की संख्या कितनी बताई गई? कैटल महोदय के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की अगर बात करें तो इस गुणों की संख्या कितनी बताई गई है, जल्दी से बताइएगा। 33 का जवाब जल्दी से आपको देना है। जल्दी से बताना है। सभी का ए नंबर आ रहा है, किन्हीं किन्हीं का आपका आंसर बी भी आ रहा है, बी 33, 32, 33 का सी, 33 पे आ गए। 33 का जवाब देना जल्दी से, 33 का सी। आनंद जी एकदम कंफर्म कर रहे हैं सी। कैटल द्वारा विश्लेषित व्यक्तिगत गुणों की संख्या कितनी है? सी नंबर को लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बोलिएगा। एकदम ये सब याद रखिएगा, थ्योरी क्लास में ये आराम से हो जाएगा। चलिएगा, व्यवहारिक बुद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? व्यवहारिक बुद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। व्यवहारिक बुद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस कहते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसका बच्चा जो है वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। दैट मीन्स वो जानना चाह रहा है कि वह इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चा है। तो निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना चाह रहा है, वह क्या करेगी, पूछा गया। क्या वो सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के लिए एक समान मानकों को उल्लिखित कर देगी? व्यक्तिगत रूप से बच्चों को अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देगी, यानी उसको इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना शुरू कर देगी। वस्तुओं के रूप में उसे पुरस्कार प्रस्तुत करेगी। अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करेगी, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग की ओर वह अग्रसर हो जाएगी। बोलिएगा कौन सी क्रियाएं इस टीचर के जो कि आपको आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, निम्नलिखित में से कौन? पैंतीस का जवाब दीजिएगा। देखिए, अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां जो कन्वर्जेंट हो जाएगा, नहीं, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे पहले तो यहां यही गलत हो गया। क्या आप कह रहे हैं कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट, अलग अलग, बहुमुखी, अलग अलग क्षेत्र में सोचने का यहां कार्य है। यहां कह रहा है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, यानी वह अगर इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है तो क्या व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि का एक समान मान बताइएगा। 35 का सभी बच्चों के उपलब्धि के लिए एक समान मानकों को उल्लेखित करना। ए नंबर इज द राइट आंसर। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के प्रयास करते रहते हैं। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, द ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू ऑब्टेन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसको? थर्टी सिक्स का जवाब देना है। ए होगा, बिल्कुल ए ही है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, बताइएगा क्या होगा? उसे प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखना है, मोटिवेटर। परिवेश में वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है, उसी से तो मोटिवेशन होता है। पड़ोसी आपका बाइक खरीद लिया, एकदम मस्त एवेंजर, अब आप मोटिवेट हो रहे हैं कि अब हमको भी कमाना पड़ेगा। याद रखना है, यह जो वस्तु परिवेश में होता है उसे प्राप्त करने के लिए, याद रखना है वो वस्तु जो है उसके लिए मोटिवेटर का काम करता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण किससे देना चाहिए? प्रतिभावान व्यक्ति बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? अभिभावकों के मत का, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शिक्षक ने, समुदाय के विचार, बताइएगा। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? अभिभावक का मत, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम,
शिक्षक के निर्णय को, समुदाय के विचार को। 37 का जल्दी से बताइएगा। 37 पर हम लोग आ चुके हैं। 37 का डी, 37 का जवाब देना है। डी इज द राइट आंसर। तनाव कम करने के का अप्रत्यक्ष ढंग क्या है? विच इज इनडायरेक्ट वे टू रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव को कम करना है और अप्रत्यक्ष ढंग यानी तरीका वे क्या है? तनाव कम करना है तो क्या आप विश्लेषण करके निर्णय कर लीजिए, रुकावट को दूर कर लीजिए, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन, या फिर क्या है सबलिमेशन यानी उदात्तीकरण। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग बताना है। इनडायरेक्ट वे क्या है? डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे, जल्दी से बोलिएगा। 38 का जवाब देना है। तनाव कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग निम्नलिखित में से क्या है? सभी का डी नंबर आ रहा है, ऐसा क्यों? हम पूछना चाहेंगे लक्ष्मी फनी से, नीरू कुमारी से, आनंद जी भी दे रहे हैं 38 का जवाब डी। आखिर क्यों, हम जानना चाहते हैं। बाकी सी नंबर भी आ रहा है यूट्यूब पर और बी नंबर भी आ रहा है। जरूर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आपने ये वर्ड क्यों चुना। तनाव कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग निम्नलिखित में से कौन है? इनडायरेक्ट वे कौन है? बता दीजिए, हमें भी लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने सोचा। हाँ, यानी यही हुआ कि ऑप्शन अगर हार्ड है तो वही हमारा आंसर है। सोच के देखिए, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग, विच इज इनडायरेक्ट वे टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेस। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है क्या कि इनडायरेक्ट वे क्या है। तो सिंपल सा बात है, कुछ देर के लिए अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आप दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल, गोल को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दीजिए, विस्थापित कर दीजिए। एनालिसिस से तो सही में और टेंशन बढ़ जाएगा। सही बोल रहे हैं, एनालिसिस से टेंशन बढ़ जाएगा। रुकावट को दूर करने में भी आप वो डायरेक्ट वे हो जाएगा। या अप्रत्यक्ष ढंग पूछा गया है तो दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापित कर लीजिए और आप आसानी से उससे मुक्ति पा सकते हैं। मन को नहीं कहते हैं, डाइवर्ट कर लीजिए, यही हो गया। कक्षा परीक्षण में बच्चों की असफलता क्या दर्शाती है? बच्चों की असफलता क्या दर्शाती है? तो पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह तो बिल्कुल सही जवाब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग बिकॉज। यहां बालक स्वस्थ रहता है, बिल्कुल गलत। ध्यान, बिल्कुल गलत। शीघ्र सीखता है, बिल्कुल गलत। प्रसन्न रहता है, बिल्कुल गलत। जल्दी से ये क्या हो गया? जल्दी से बोलिएगा क्या होगा इसका सही जवाब। आपसे पूछना चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव फैक्टर इन लर्निंग। क्यों? अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड है बच्चा तो उसको क्या होगा? वो जल्दी सीखेगा, क्विक लर्निंग हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40 का शीन। प्रसन्न रह के क्या होगा? प्रसन्नता क्या होगी? नीतू कुमारी जी का आया है 40 का डी, बिल्कुल गलत जवाब। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया आपका क्या होगा? उठाओ डंडा, लगाओ चप्पल, यही होगा। पूछा जरा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया आपका क्या होगा? बच्चों की बुद्धि स्तर निम्न है, वे अनुशासनहीनता फैलाना चाहते हैं, वह प्रोन्नत नहीं करना चाहिए उन्हें, या संकल्पना स्पष्ट नहीं है, शिक्षण पर पुनर्विचार कर लीजिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि छात्र रेखांकन बनाता है, यानी छात्र क्या कर रहा है? इफ ए स्टूडेंट अंडरलाइन की पॉइंट को और प्रश्न उठाता है, यानी वह मेकिंग डायग्राम बनाता है और क्वेश्चन को पूछता है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? क्या विचारों के संगठन द्वारा चिंतन को निर्देशित कर रहा है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास कर रहा है, प्रेक्षण? बिल्कुल ए नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता कैसे बनाएगी? बच्चों को अगर आप बेहतर समस्या समाधान करता, यानी आप बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में अगर बच्चों को स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो विभिन्न समस्याओं का समाधान करवाने के लिए उन्हें अवसर देंगे और उनका सहयोग करेंगे। ए नंबर इज द राइट आंसर।
उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से, 4 प्रकार, 3 प्रकार, तो बिल्कुल ध्यान रखना है 2 प्रकार से। उपलब्धि का परीक्षण 2 प्रकार से दिया जा सकता है, एक है गैर मानकीकृत, दूसरा है मानकीकृत। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ। यहां क्वेश्चन पूछने का ये है थोड़ा सा, यहां देखिए, निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, ये होगा यहाँ पे, कब लागू हुआ। RTE एक्ट 2009 वाज इन्फोर्स्ड इन, कब लागू हुआ, जल्दी से बताइएगा। 45 का जवाब सी नंबर आ रहा है। आज कसम खा लिए हैं कि हम गलती ये करेंगे, है ना। 45 का 1 अप्रैल 2010। ये अधिनियम है, लागू करने में लगभग साल भर लग जाता है, यानी आपको 1 अप्रैल 2010 ध्यान रखना है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में शिक्षण, कला शिक्षण का उद्देश्य, यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ आर्ट एजुकेशन, आर्ट ऑफ एजुकेशन नहीं, सॉरी फॉर दैट, आर्ट एजुकेशन का उद्देश्य क्या था। सांस्कृतिक विरासत की प्रसन्नता, मानसिक स्वास्थ्य का विकास, परीक्षा का मूल्यांकन। गलत, देखिए 1 और 2 दोनों, A and B बोथ इज द राइट आंसर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही। परीक्षा का मूल्यांकन अस्थायित्व दर्शाता है कि, तो वह क्या कहलाता है। परीक्षा का मूल्यांकन अगर अस्थायित्व दर्शाता है, इफ टेस्ट शोन कंसिस्टेंसी इन असेसमेंट देन इट इज कॉल्ड। कंसिस्टेंसी जब आपके असेसमेंट में है तो उसी को रिलायबिलिटी कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं। कौन सा मूल्यांकन निष्पादन का संपूर्ण अवलोकन देता है। अब जल्दी से बता दीजिए, आपका शुरू में जो क्वेश्चन था उससे हम लास्ट भी करना चाहेंगे, तो आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण अवलोकन को बताता है। अगर ये गलत हो गया तो क्या ही बोले, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। 48 का जवाब देना है बस, जल्दी से। 48 नो डिस्कशन। मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है, जल्दी से बताइएगा। ये तो कौन बात हो गया, सिंगल सेल, ये क्या हो गया, जल्दी से बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा। मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है, ये कौन क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। 49 का, क्या आप लोग ये क्वेश्चन देखे थे, बताइए तो, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है एक कोष से या मल्टीपल कोष से, ये दोनों में बताना है आपको सही जवाब। मनुष्य जीवन की शुरुआत हम ही नहीं जान रहे हैं तो आपको क्या बताएंगे। इसमें विचार करना होगा, कोई दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस अकॉर्डिंग इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। शैशवावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से विशेषता कौन नहीं है। शारीरिक विकास तीव्र से होता है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरों पर निर्भर रहता है, एकदम बिल्कुल बात। नैतिकता का बोध वहां नहीं होता है, तो बिल्कुल ये विशेषता नहीं है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा।